ठीक ना। तो आज हम चलते हैं, हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हो तो वे द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक ना। क्या लिखा गया है कि अगर जो है दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों तो वह जो है द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे अगर यहाँ एक आवेश है, ठीक ना, एक आवेश है Q1 और दूसरा यहाँ आवेश है Q2, ठीक ना। अब यहाँ कहा गया है कि इनके बीच की दूरी जो है क्या हो, बहुत ही अल्प हो, ठीक ना। अर्थात इसको हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। कितनी है, 2a है इनके बीच की दूरी। ये 2a क्यों है इनके बीच की दूरी, अभी हम आगे आपको इसको बताते हैं। अब देखिएगा कहा गया है कि एक कोई आवेश हो, ठीक ना। अब देखिए पहली बात तो यहाँ कहा गया है कि दो समान परिमाण के, ठीक ना, इनका परिमाण कितना होना चाहिए, समान हो। अगर 1 कूलाम यह भी है तो 1 कूलाम यह भी होना चाहिए, ठीक ना। ये 2 है तो 2, यानी इनके परिमाण जो हों क्या हों, समान हों। लेकिन इनकी अगर विपरीत प्रकृति की बात की गई है, यानी इनका प्रकृति क्या हो, ये क्या हो, दोनों विपरीत हो। यानी एक अगर आपका पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक ना। दो बात कही गई है कि इनके परिमाण दो है समान होने चाहिए और इनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो अगर इनको बहुत ही अल्प दूरी पर रखा गया हो तो किसका निर्माण करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का यह निर्माण करते हैं, ठीक ना। अब हमने 2a क्यों माना, क्योंकि आप देखिए जब भी किसी आवेश की दूरी की बात की जाती है तो उन दोनों के मिड पॉइंट जो होता है वहां से जो है इनकी दूरी को नापा जाता है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है, और इनकी दूरी कितनी है, a है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2a, ठीक ना। अगर हम मानते, अगर इनके बीच की दूरी टोटल हम जो है a मानते, ठीक ना, इनके बीच की टोटल दूरी कितनी मानते हम, अगर a मानते तो क्या होता कि हम जब इनको नापते तो इनको मिड पॉइंट से नापते तो हमको बार बार कहना पड़ता a/2 है और a/2 है। तो इससे अच्छा जो है हम पूरी दूरी को जो है 2a मान लेते हैं, तो यह दूरी हमको a हो जाएगी और यह दूरी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, जिससे जो है हमको डेरिवेट करने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक ना। तो आगे हम आप ध्यान में देकर रखिएगा कि इनके बीच की दूरी की बात कर दी जाएगी तो हम 2a ही मानेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखा गया था कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर अगर रखे हों तो ये क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, आगे कहा गया है कि अगर जो है आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की अगर बात की जाए, ठीक ना, आदर्श मतलब अच्छा वैद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र जो होगा उसकी अगर बात की जाए तो उसके लिए क्या होता है, आवेश का मान क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, ठीक ना। जो भी आवेश हो दोनों का समान परिमाण का आवेश होना चाहिए, उनको जो है काफ़ी अधिक होना चाहिए, लगभग अनंत होना चाहिए। लेकिन आवेश के मध्य की दूरी की बात कर दी जाए तो दूरी कितनी होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, अर्थात हम मान सकते हैं कि लगभग 0 हो, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन अगर बनता है तो वह क्या होता है, एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। चलते हैं, आगे लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, वेक्टर P। अब देखिए क्या लिखा गया है, आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वह जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं किसे कहते हैं, कि आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, देख पा रहे हैं कि दो आवेश है, ठीक ना, Q और Q माइनस, ठीक ना, क्या है, Q प्लस और Q माइनस, तो उनके बीच की दूरी क्या है, 2a है, ठीक ना। तो जो 2a है तो यहाँ क्या हो गया कि दोनों के गुणनफल की अगर बात कर दी जाए, इन दोनों के गुणनफल की बात कर दी जाए, वही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी वेक्टर P = Q × 2a, ठीक ना। अब क्या है, यहाँ से हम एक आवेश ले लिए, ठीक ना, और गुणे में क्या हो गया, 2a, यानी इनके बीच की दूरी, यह क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव Q है और यहाँ निगेटिव Q है, तो हम जो है एक Q ले लेंगे, ठीक ना, Q हो गया, एक Q ले लेंगे और इनके बीच की जो दूरी है इनका इसके साथ अगर गुणा कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना। अब आगे देखिएगा, एक नोट पॉइंट लिखा गया, क्या लिखा गया है, वेक्टर P की दिशा हमेशा क्या होती है, निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि यह जो है कई बार जो है कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि
वेक्टर p की दिशा किस दिशा की ओर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर। जैसा कि यहाँ आपको दर्शाया गया है कि निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर क्या हो रही है, वेक्टर p की दिशा दर्शाई जा रही है। तो यहाँ जो है वही चीज़ लिखी गई है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव एक क्या है, सदिश राशि है, ठीक ना। लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक सदिश राशि है। इसके बाद लिखा गया है इसका अगर स्टैंडर्ड मात्रक की बात करें यानी एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है, कूलाम मीटर, ठीक ना, जिसको हम सीएम कहते हैं, ठीक ना। यहाँ कूलाम मीटर होता है। अब अगर बात करें कि कूलाम मीटर किस प्रकार से होता है, क्योंकि अगर हमको याद ना हो तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। हमने देखा था कि क्या हो रहा था, क्या था, Q इंटू 2A, ठीक ना। तो Q इंटू 2A था, तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। और क्या है साथ में 2A है, 2A क्या दर्शाता है, दूरी, जिसको हम नापते किस में है, मीटर में। तो P बराबर का अगर P की एसआई मात्रक की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, CM यानी कूलाम मीटर, ठीक ना। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, इनकी बीमी सूत्र की बात की गई है। बीमी सूत्र यहाँ लिखा गया है, तो P = लिखा गया है m0 L1 T1 A1, ठीक ना। क्या लिखा गया है, m0, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं L1 T1 और A1, लेकिन जो है अगर हम m0 भी लिखते हैं तो यह काफ़ी शुद्ध माना जाता है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर m की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन हम जो है m0 लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम बीमी सूत्र की बात करते हैं तो उसको जो है बड़े कोष्टक के अंदर जो है दर्शाते हैं। अगर बड़े कोष्टक के अंदर नहीं दर्शाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता, ठीक ना। क्या लिखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता की बात यहाँ की गई है। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता, तो यहाँ आगे लिखा गया है विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक यौगिकों में ध्रुवीय यौगिकों तथा अध्रुवीय यौगिकों को पहचानने में द्विध्रुव का सार्थक महत्व होता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है यदि किसी यौगिक का, ठीक ना, क्या लिखा गया है, यदि किसी यौगिक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वेक्टर P = 0 हो, ठीक ना, तो वह क्या होता है, वह यौगिक क्या होता है, अध्रुवीय यौगिक होता है। यानी हम उसको किस प्रकार से पहचानेंगे, ये ध्रुवीय यौगिक है या फिर अध्रुवीय यौगिक है। इसको हम पहचानने का एक तरीका है कि लिखा गया है अगर किसी यौगिक का, ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वेक्टर P क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम उसको कहेंगे कि वह कैसा यौगिक है, वह जो है अध्रुवीय यौगिक है। जैसे CO2, ठीक ना, और क्या CH4, ये सब क्या है, ये सब क्या है, यौगिक अध्रुवीय हैं। इसी प्रकार से आगे लिखा गया है जिन यौगिकों का द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य ना हो, ठीक ना, जिसका शून्य हो जाता है तो क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, ठीक ना, और जिसका शून्य ना हो तो क्या होते हैं, ध्रुवीय यौगिक होते हैं। जैसे H2O, CHL, NH3, ये सब क्या हैं, ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। यानी जिसका 0 हो वो अध्रुवीय और जिसका 0 ना हो वो क्या होता है, ध्रुवीय यौगिक होता है। इस प्रकार से हम जो है वैद्युत द्विध्रुवी की सार्थकता का पहचान करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल लिखा गया है। तो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा गया है 2Q0 आवेश तथा 1 सेंटीमीटर पर बने किसी द्विध्रुवी का परिणामी द्विध्रुवी आघूर्ण ज्ञात करो तथा उसकी दिशा भी बताइए यदि Q0 = 1 माइक्रोकूलाम हो। तो यदि हमें वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण ज्ञात करना है यानी वेक्टर P ज्ञात करना है तो जो है किसके बराबर होता है, वेक्टर P = Q × 2A, ठीक, यानी क्या होता है, आवेश इंटू उनके बीच की दूरी क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये तो हमने भी पीछे जो है देखा, ठीक ना। अब यहाँ हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको भी हम देख लेते हैं। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप जो है पहले जो आपको दिया हो, ठीक ना, उसको हम लिखते हैं, फिर जो पूछा गया हो उसको लिखते हैं, उसके बाद जो है हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है, एग्जामिनर जो है हमको काफ़ी अच्छा नंबर प्रोवाइड कराता है। तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था वह जो है यहाँ डाटा लिखा गया है। यानी जो दोनों आवेश हैं क्या है, Q1 और क्या है Q2, ठीक ना, ये जो दोनों आवेश हैं। अब कहा गया है कि हमने आपको बताया था कि इनके बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं,
2a मानते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2a यानी उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक ना। कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई, यानी 2a बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब 1 सेंटीमीटर है, जब भी हम दूरी की बात करते हैं तो उसको हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ठीक ना। किस में नापते हैं, मीटर में। तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर, यानी 1 गुणे 10 की पावर, यानी जो हमको क्या मिला है 1 सेंटीमीटर है, तो जो है हम 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मीटर मिल जाएगा। जब 100 से भाग करेंगे यानी 10 की पावर 2, ठीक ना। अब 10 की पावर 2 है, जब रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है मीटर में 1 गुणे 10 की पावर -2, ठीक ना। अब जो है आवेश की बात करें तो आवेश दिया गया है 2, ठीक ना। आवेश कितना दिया गया है, 2, Q0 की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 1 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम दिया गया है, ठीक ना। अब 2 है, इसलिए इसमें किसमें 2 से जो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हमको सब कुछ जो है क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो हम जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो फार्मूले में हम अगर हम पुट कर दें तो देखिएगा Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 10 की पावर -6, ठीक ना। और 2a की वैल्यू कितनी है, 1 गुणे 10 की पावर -2। अब यहाँ देख पा रहे हैं 1 गुणे में है तो 2 गुणे 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और 10 है और यहाँ भी 10 है, नहीं जब भी जो है बेस सेम होता है तो पावर अगर गुणे में है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पावर आपस में जुड़ जाएगा तो -6 और -2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या मिल गया हमको, वेक्टर p = 2 × 10⁻⁸, ठीक ना, क्या हो जाएगा, cm, ठीक ना, यानी कूलाम मीटर। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए आप कह सकते थे कि हम जो है इसको जो है कन्वर्ट ना करें, सेंटीमीटर में ही रखें, तो कर सकते हैं, लेकिन जो है वह हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सही तरीका नहीं होगा, जिससे हमको हमारे नंबर को एग्जामिनर काट सकता है, ठीक ना। अब आगे यहाँ जो है क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आपको दिशा भी पूछी गई है, ठीक ना। अब दिशा की बात कर लेते हैं। तो दिशा देखिए क्या होता है, ऊपर हमने दिशा देखा था कि क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव आवेश की तरफ जो है दिशा प्रवाहित होती है। तो क्या हो जाएगा, -2Q0 आवेश से +2Q0 आवेश की ओर इसकी क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आगे लिखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई में रखने पर द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है यानी वेक्टर ई एक समान क्षेत्र है, तो उसमें अगर वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह जो है अब हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिखा गया है, यदि Q परिमाण तथा 2a दूरी पर कोई द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर P में थीटा कोण पर रख दिया जाता है तो क्या होता है, ठीक ना। क्या लिखा गया है, यदि कोई Q परिमाण का आवेश हो जिसके बीच की दूरी क्या हो, 2a हो, अगर उसको द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रख दें तो क्या होता है, आगे हम देखते हैं। देखिएगा लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा, +Q आवेश पर बल, यानी या प्लस = क्या हो जाएगा, Q वेक्टर E, ठीक ना, जो कि वेक्टर ई की दिशा में बहेगा। इसको हम अभी आगे जो है आपको फिगर की सहायता से काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। देखिए क्या होगा। और दूसरे में क्या कहा गया है, अगर माइनस आवेश हो तो जो बल होगा यानी एफ माइनस होगा वह क्या होगा, -q और वेक्टर ई यानी वेक्टर ई की दिशा के विपरीत होगा। तो चलिए इसको जो है हम फिगर की सहायता से समझ लेते हैं। अब यहाँ आगे क्या लिखा गया है, लिखा गया है यदि विपरीत बल युग्म द्विध्रुव को घूर्णित करेगा जिससे बल आघूर्ण क्या होगा, उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम फिगर की सहायता से समझ लेते हैं कि फिगर में क्या कहा गया है। ठीक ना, आप फिगर की बात कर लें तो फिगर में कहा गया है कि जो है क्या है, यहाँ देख पा रहे हैं आप क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक ना, यह वैद्युत क्षेत्र है जो क्या है, समान है। ठीक ना, यानी जितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ और उतना ही यहाँ, यानी हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। अब यहाँ पर जो अगर हम जो है दो आवेश ले लेते हैं, एक जो है पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है, और इनकी बीच की दूरी क्या है, 2a है। ठीक ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। तो आप देखेंगे और ये जो क्या है, एक थीटा कोण पर रखे गए हैं। ठीक ना, आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार जो है वैद्युत क्षेत्र है और इधर से जो है रखा गया है, तो उनके बीच का जो कोण बनेगा कितना बनेगा, थीटा। ठीक ना, थीटा एंगल पर रखे गए हैं। तो हो गया क्या, उसको देख लेते हैं। पहले कंडीशन तो यह देख लेते हैं, हमने आपको ऊपर अभी बताया कि जो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह माइनस से क्या जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, यानी इस तरफ जो है यह आपका जाएगा। ठीक, एक कंडीशन यह हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। और इस पर जो बल लगेगा, ठीक ना, इस पर जो बल लगेगा यानी पॉजिटिव
आवेश पर यानी पॉजिटिव क्यू पर जो बल लग रहा है वह क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रवाहित होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। तो एफ, अगर वेक्टर एफ प्लस की बात कर लें तो यह जो है क्यू, ठीक ना, और वेक्टर ई क्या दर्शाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। दूसरा कंडीशन हमने पढ़ा था, दूसरे कंडीशन की बात करें तो हमने दूसरा कंडीशन पढ़ा था कि अगर जो है माइनस पर लगेगा तो जो माइनस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एफ इक्वल टू माइनस क्यू और इंटू में वेक्टर ई, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है इसकी विपरीत दिशा में। तो साफ साफ समझिएगा, अगर पॉजिटिव क्यू है तो जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ठीक ना। और अगर निगेटिव है यानी माइनस क्यू पर लग रहा है तो जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में बल लगेगा। यही साफ साफ कहा गया था। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है इस प्रकार से, आगे लिखा गया है बला आघूर्ण, ठीक ना, बला आघूर्ण इक्वल टू बल गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक ना। अब बला आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब क्रिया रेखा क्या है इसको हम समझ लेते हैं। पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्यू ओ, ठीक ना, क्या है क्यू ओ, यानी क्यू से लेकर के क्यू ओ तक की जो दूरी है यही क्या कर रही है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी को प्रदर्शित कर रही है। और इनके बीच जो लगने वाला बल है, यानी बल और यह क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, यही क्या कहलाएगी, बल आघूर्ण कहलाएगी, ठीक ना। क्या कहलाएगी, बल आघूर्ण कहलाएगी, ठीक ना। तो यहाँ देख पा रहे हैं बल आघूर्ण यानी टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F इंटू क्यू ओ, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आगे लिखा गया है, अगर हम त्रिभुज जो है पी ओ क्यू की बात कर लें, अगर त्रिभुज पी ओ क्यू की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको ओ क्यू की वैल्यू पता नहीं है तो हम त्रिभुज जो है पी ओ क्यू में बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज पी ओ क्यू की बात कर लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमको, ओ क्यू, ठीक ना, क्या मिल जाएगा, ओ क्यू, ठीक, और ओ पी, ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम ओ क्यू निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ओ क्यू, ठीक ना। अब यहाँ जो है भाग में है तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा, ठीक ना, पी क्यू साइन थीटा। अब पी क्यू की बात कर लें तो पी क्यू हमको क्या मिलेगा, पी क्यू ये हमारा है, ये क्या हमारा 2a है। तो जहाँ पी क्यू है वहाँ पर जो है हम 2a को प्रदर्शित कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू, ठीक ना। अब पी क्यू की जगह क्या हो जाएगा, 2a और साइन थीटा, ठीक ना। जो आगे यहाँ लिखा गया है जो कि पी क्यू इक्वल टू 2a, यानी जहाँ पी क्यू था वहाँ हमने 2a को प्रदर्शित कर दिया। अब समीकरण 1 से अगर बात कर लें तो टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू में 2a साइन थीटा, ठीक ना। अब समीकरण 1 की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्यू ई 2a साइन थीटा। कैसे आया यहाँ पर, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या लिखा गया था, टाउ इक्वल टू एफ इंटू ओ क्यू, ठीक ना। अब ओ क्यू बराबर हमको क्या मिल गया, 2a साइन थीटा, ठीक ना, और एफ इक्वल टू क्या हमको मिला है, क्यू ई। तो जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू को, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, टाउ इक्वल टू, यहाँ ये जो क्यू ई क्या है, एफ के बराबर है, ठीक ना, क्योंकि एफ की वैल्यू है यानी बल की वैल्यू है। और यहाँ पर जो हमारा था क्या था, ओ क्यू था, ओ क्यू क्या है, 2a साइन थीटा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्यू इंटू 2a, हमने यहाँ से जो है 2a इधर लिया तो क्या हो जाएगा, तो क्यू इंटू 2a और दूसरा क्या हो जाएगा, ई उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो है यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिएगा अब यह जो है p की वैल्यू है, ठीक ना, q इंटू 2a क्या है, p की वैल्यू है। अभी ऊपर हमने देखा था कि p बराबर हमको क्या मिला था, वेक्टर p इक्वल टू हमको क्या मिला था, q इंटू 2a, यानी आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो हमने जो है इसकी जगह हमने क्या रख दिया, यानी इसकी जगह हमने रख दिया p को, ठीक ना। अब बचा क्या, ई साइन थीटा, बचा क्या, ई साइन थीटा। तो देखिएगा p क्या तो देखिएगा टाउ क्या दर्शा रहा है, यानी टाउ क्या हो गया, बल आघूर्ण हो गया, यानी बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना, इंटू में वैद्युत क्षेत्र, ठीक, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ लिखा गया है। अब देखिएगा चाहे तो हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित करें, यानी टाउ इक्वल टू पी ए साइन थीटा, या फिर जो है हमको
या फिर हम इसको जो है इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या हमको दर्शा रहा है कि ये क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक ना। यानी हमको साइन थीटा क्या दर्शा रहा है, ये क्या है, सदिश राशि है। तो इसलिए जो है हम वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी, अब यहाँ देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक ना, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी वह एक अदिश राशि हो जाएगी, ठीक ना। जबकि यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है, इसलिए क्या होगा, सदिश राशि होगा, और सदिश राशि होगा तो हम उसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा पहली बात तो ये हो गया, ठीक ना, पहली बात हमारी यह हो गई। अब दूसरी बात की कर लें तो इनके जो ये जो क्रम, जो इनका क्रम है, यह भी हम इधर उधर नहीं कर सकते। यानी इसको जो है हम टाउ, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पी हम नहीं दर्शा सकते। क्यों? क्योंकि यह क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। यानी इनके क्रम को भी हम जो है इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो इसको जो हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं, वेक्टर टाउ इक्वल टू माइनस वेक्टर ई, ठीक ना, और क्रॉस प्रोडक्ट पी वेक्टर ई, इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो जो है इनके जो है हम क्रम को इधर उधर कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर बिना माइनस के करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इसको दर्शा रहा है, यह एक सदिश राशि है, और हम अगर चाहे तो इसको इस तरीके से लिखें, और चाहे तो हम इसको इस तरीके से लिखें, और चाहे तो इसको हमने बताया क्या है, इनके क्रम को अगर हेर फेर कर रहे हैं तो हम ई को नेगेटिव बना दें, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है वेक्टर टाउ की दिशा यानी वेक्टर ई व वेक्टर पी दोनों के लंबवत यानी 90 डिग्री पर होगी। यानी क्या कहा गया है कि टाउ की दिशा किधर होगी, वेक्टर ई व वेक्टर पी के लंबवत 90 डिग्री पर होगी। जैसे यहाँ देखिएगा, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है यानी वेक्टर ई है, ठीक ना, और यहाँ क्या है, क्यू यानी माइनस क्यू, और क्या है, प्लस का क्यू है। जिस पे जो बल लगेगा, पहली बात तो अब आपने देखा कि अगर प्लस क्यू से बल लग रहा है तो वेक्टर ई की दिशा में चलेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, विपरीत नहीं लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। और इस पे जो लंबवत इनके बीच की दूरी, यहाँ एक लंबवत हम देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 90 अंश का ये कोण बनाएगा, तभी तो ये क्या होगा, लंबवत होगा। अगर इनकी दिशा की बात कर लें, इनकी दिशा आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रोटेट हो रही है। इस तरीके से अगर हम रोटेट करें इसको पकड़ करके अपने हाथ से, ठीक ना, इस तरीके से अगर फ्लेमिंग के नियम के अनुसार इसको जो अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, ठीक ना, अंदर की तरफ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई व वेक्टर पी के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। अब यहाँ एक बात और कर लें कि अगर इसको हम इस तरीके से रोटेट करें, यानी इस तरीके से रोटेट करें तो क्या होगा, इसकी दिशा कैसी होगी, अगर इस तरीके से हम इसको घुमा रहे हैं, यानी ऐसे अगर इसको हम घुमा रहे हैं तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, यह दिशा जो है बाहर की तरफ होगी। पहली कंडीशन, यह दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक ना, तथा वेक्टर ई व वेक्टर पी के लंबवत होगी। अब देखिएगा, दो बात यहाँ आपको मिल रहा है। पहला कंडीशन तो क्या हो जा रहा है, जब आप इसको क्लॉकवाइज चला रहे हैं, ठीक ना, जब आप इसको क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो इसकी दिशा जो है क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक ना। और जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो इसकी दिशा क्या हो रही है, बाहर की तरफ जाएगी, टाउ की दिशा, ठीक ना। लेकिन दोनों में सेम रहेगा कि वेक्टर पी व वेक्टर ई जो है लंबवत होंगे, ठीक ना। यानी टाउ की दिशा क्या होगी, दोनों में भले से अलग हो लेकिन ये दोनों क्या होंगे, वेक्टर पी व वेक्टर ई जो है दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक ना। यह जो है यहाँ बात की गई है। अब यहाँ पर जो है कुछ विशेष स्थितियाँ लिखी गई हैं, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पहला केस लिखा गया है। पहले केस में कहा गया है, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में समांतर यानी थीटा बराबर 0 अंश अथवा प्रति समांतर थीटा बराबर 180 अंश पर रखा हो तो उस पर लगने वाला कुल नेट बल क्या होगा, 0 होगा, तथा बलाघूर्ण भी क्या होगा, 0 होगा। यह कैसे होगा, इसको हम जो है यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक ना। क्या कहा गया, अगर समांतर हो तो यानी थीटा बराबर 0 अंश होगा, या प्रति समांतर हो तो थीटा बराबर 180 अंश होगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण भी क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण भी 0 हो जाएगा और नेट बल भी 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब समझिएगा, जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिगर बना हुआ है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है यानी वेक्टर ई है, इसमें आवेश रखा गया है प्लस, जो इधर हम पहले रख दे रहे हैं प्लस क्यू, और इधर क्या है, माइनस क्यू है, ठीक ना। तो इस पर जो आपको पता है कि क्या हो जाएगा,
अगर जो है पॉजिटिव आवेश से जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अगर नेगेटिव से लगेगा तो क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ऐसे केस में जो इन पर नेट बल लगेगा वह क्या होगा, जीरो। जैसे कि अगर मान ले कि क्या है, एक रस्सी है, ठीक ना। अब इधर से भी एक बल लग रहा है, ठीक ना, और इधर से भी एक बल लग रहा है, तो ये रस्सी क्या रहेगी, यानी समान बल है, इधर से भी समान बल है, इधर से भी समान बल है। तो ऐसे केस में रस्सी अब जो है अपने स्थान पर ही स्थिर रहेगी, यानी उस पर कोई भी बल काम नहीं करेगा। इसलिए टोटल उस पर नेट बल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं इस दिशा में भी बल लग रहा है और इस दिशा में भी बल लग रहा है, तो ऐसे में जो है नेट बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम समांतर की बात कर ले तो समांतर क्या होता है, प्रति समांतर क्या होता है, इस दोनों को पहले हम समझ लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो जो है बल लग रहा है, क्या लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरे कंडीशन में जो है प्रति समांतर क्या होता है, अगर हम जो है पॉजिटिव को इधर कर दें, यानी पॉजिटिव को इधर कर दें और नेगेटिव को इधर कर दें, तो देखेंगे जो हमारा बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाएगा, यानी इधर लगेगा आपका बल और इधर जो है आपके वैद्युत क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा, ठीक ना। अब इधर दोनों सेम पर लग रहे थे तो कोई बल नहीं, दोनों क्या है, इधर इधर ए भी है, इधर ए भी है, तो इस पर क्या हो जाएगा आपका, क्या मिल रहा है, थीटा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर बल इधर लग रहा है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 180 अंश हो जाएंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो जब भी थीटा बराबर 180 अंश होगा तो क्या होगा, प्रति समांतर होगा, और थीटा बराबर जब 0 होगा तो क्या होगा, समांतर। समांतर में क्या हो जाएगा, 0, और प्रति समांतर में क्या हो जाएगा, दोनों के एक दूसरे के विपरीत यानी 180 अंश हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम बल आघूर्ण यानी टाउ मिनिमम की बात कर लें तो पी साइन थीटा, ठीक ना, जहां हम थीटा का मान क्या रख दे रहे हैं, 0, और दूसरा थीटा का मान हम क्या रख दे रहे हैं, 180 अंश रख दे रहे हैं। तो साइन 0 का मान भी 0 होता है और साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है, अर्थात आपको जो है टाउ यानी बल आघूर्ण जो मिनिमम मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 0, जो क्या कहलाएगा, अस्थायी संतुलन के रूप में होगा, ठीक ना। अब दूसरे कंडीशन की बात कर लें, दूसरा केस यहाँ लिखा गया है। दूसरे केस में लिखा गया है कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो तब जो है नेट बल क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन बल आघूर्ण क्या होता है उस समय सबसे अधिक होता है, ठीक ना। क्या बात की गई है, नेट बल क्या होगा, शून्य होगा, लेकिन बल आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। कब, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत हो। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र आपको दिख रहा है, ठीक ना, यानी वेक्टर ई है, और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं इधर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आवेश और इधर क्या है, नेगेटिव आवेश है। तो जो इससे पहले कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पर जो है आपको नेट बल जो मिलेगा वो तो शून्य होगा। क्यों, क्योंकि इधर आपका एक बल इधर काम कर रहा है और एक बल इधर काम कर रहा है, इन दोनों कोई रस्सी हमने आपको बताया, अब विपरीत बल अगर काम करे एक इधर एक इधर तो क्या होगा, नेट बल 0, यानी नेट बल तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। पहला आपको हो गया, ठीक ना, यहाँ लिखा गया है नेट बल क्या हो गया, 0। लेकिन जब आप देखेंगे कि बल आघूर्ण की बात कर लेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप जो है वेक्टर P, पहली बात तो इधर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर आपका P काम करेगा, ठीक ना, इस साइड यानी माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। थीटा का मान हम क्या रख देंगे, 90 अंश रख देंगे। तो आपको जब थीटा का मान, तो जब आप थीटा का मान 90 अंश रख देंगे, साइन जो है 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से जब गुणा होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको PE ही मिलेगा। तो टाउ जो है मैक्सिमम की बात करें, बल आघूर्ण मैक्सिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, PE हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से एक यहाँ एक जो है एग्जाम्पल लिखा गया, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा गया है कि अगर जो है 3.2 × 10⁻19 कूलम तथा माइनस, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों समान आवेश के 2 आवेश रखे गए हैं, जिनके बीच की दूरी लिखी गई 2.4 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर वो स्थित हैं, और इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव जो काम कर रहा है 4 × 10⁵ वोल्ट का है, ठीक ना। ऐसे में जो है उसको अगर 180 अंश घुमाना हो साम्यावस्था में तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा वह आपसे पूछा गया है। तब देखिए बल आघूर्ण टाउ की अगर बात कर लें तो टाउ बराबर क्या हमको होता है, PE साइन थीटा, ठीक ना। बल आघूर्ण निकालना है तो PE साइन थीटा, तो हमको अगर PE तो हमको मिला है, ठीक ना, E हमको ज्ञात है। अगर हम यहाँ से जो है P निकाल लेते हैं तो हम टाउ में P का वैल्यू पुट कर करके जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम P निकाल लें, क्योंकि हमको यहाँ पर Q और उनके बीच की दूरी दी गई है। तो Q बराबर क्या हमको दिया गया है, 3.2 × 10⁻19 कूलम, ठीक। और उनके बीच की जो दूरी है 2a क्या है, 2.4 × 10⁻10 मीटर आपको दिया गया है। तो हम यहाँ पहले लिखते हैं P = Q × 2a। तो P = यहाँ आपका Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.2 × 10⁻19, और जो है आपको उनके बीच की दूरी क्या है, 2.4 × 10⁻19। इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, P = 7.68 × 10⁻19 कूलम
इंटू मीटर, ठीक ना। आप इस मात्रक को लिखना विशेष ध्यान दीजिएगा, इस मात्रक को लिखना आप भूलिएगा नहीं, ठीक ना, नहीं तो आपको नंबर कट सकता है। इस प्रकार से आपको पी की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, तो और ई आपको दिया गया है 4 × 10⁵ यहाँ आपको जो है ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र आपको द्विध्रुव यहाँ दिया गया है क्या है 4 × 10⁵ वोल्ट आपको दिया गया है। तो यहाँ से जो है आप उसको पुट कर देंगे, और यहाँ पर जो आपको साइन थीटा यानी थीटा का मान कितना दिया गया है 180 अंश घुमाना है, तो आपका साइन 180 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, और सबके सब क्या है गुणे में है, तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0, तो आपको बल आघूर्ण क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगली हेडिंग है हमारी, लिखी गई है द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। यानी अगर द्विध्रुव है उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो जो वर्क होता है वो कितना होता है उसके बारे में पूछा गया है। इस हेडिंग में जो है हम इसी को समझते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि जब भी हमको इस तरीके से पूछा जाता है और अपने एग्जाम में लिखना होता है तो कुछ भूमिका हमको जरूर बनानी होती है, इस प्रकार से उसको डायग्राम को समझाने के लिए, ठीक ना, ताकि एग्जामिनर अच्छे से जो है उसको समझ सके और आपको पूरा का पूरा नंबर आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलिए पहले हम फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको हम बताते हैं। तो देखिए क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, ये हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, जो क्या है एक समान है, ठीक ना, यानी वेक्टर ई इक्वल टू क्या लिखा गया एक समान, यानी वैद्युत क्षेत्र कैसा है एक समान है, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा उतना, यानी हर जगह सबका सब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा समान होगा। अब देखिएगा यहाँ हमने जो है इस प्रकार से जो हम आवेश रखे थे, यहाँ निगेटिव और यहाँ पर एक पॉजिटिव, ठीक ना। अब ये क्या था कि ये पहले जो है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा था, यानी θ1 कोण बना रहा था। अब इसको जो है हम थोड़ा सा घुमा दिए, यानी घुमा करके इस तरीके से इसको हमने कर दिया, यानी 90 अंश पर कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है θ2 जो बन रहा है वह जो है वैद्युत क्षेत्र से इस तरीके से वह बन रहा है, ठीक ना। अब यह हो गया हमारा θ1 और यह हो गया हमारा θ2 जो वैद्युत क्षेत्र से लगा हुआ है, ठीक ना। यानी जो यहाँ पर अब घुमाया गया है जितना, उसको देख ले रहे हैं कि क्या कितना हो रहा है। तो जो हमारा डी थीटा बनेगा वो क्या बनेगा θ2 माइनस θ1, तो जो है हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी। तो जो इसको लिखेंगे हम किस प्रकार से लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना किसी द्विध्रुव Q और उनके बीच की दूरी क्या है 2a है, ठीक ना। उनके बीच की दूरी हमेशा हम क्या दिखाएंगे 2a दिखाएंगे, क्योंकि हमने इसको जो है इसके बारे में चौथे वाले लेक्चर में बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें, क्यों जो है उनके बीच की दूरी हम दोनों आवेशकों के बीच की दूरी 2a क्यों हम कहते हैं। आगे लिखा गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई, जो वेक्टर ई आपको दिख रहा है क्या है एक समान है, में θ1 कोण से लेकर θ2 तक घुमाया जाता है। तो घुमाने में कितना कार्य हो रहा है यही आपसे पूछा गया है, ये ठीक ना। तो देखिए आगे यहाँ हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा पहले हम क्या करेंगे dw, ठीक ना, w का मतलब क्या हो जाएगा हमारा वर्क हो जाएगा। अगर आपको पता है कि देखिए जब भी हम बल की कार्य की बात कर लेते हैं, कार्य की बात कर लें, ठीक ना, अगर हम कार्य की बात कर लें तो क्या होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक ना, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक। जब भी क्या होता है रेखी की बात की जाती है, ठीक है, रेखी विस्थापन की। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कोणीय विस्थापन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो θ1 θ2 ये कोणीय विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्य होगा वो क्या होगा, यह कार्य जो होगा वह क्या कहलाएगा परा अगुण, ठीक ना, अगुणे में कोणीय विस्थापन, ठीक ना, क्या हो जाएगा कोणीय विस्थापन, ठीक। यानी हमने देखा कि बल बराबर हम क्या जानते हैं बल गुणे विस्थापन, लेकिन वो रेखीय विस्थापन होता है, ठीक ना। जब भी रेखीय विस्थापन हो रहा हो और जब कोणीय विस्थापन होता है तो कार्य क्या होता है बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होता है, ठीक ना। इस प्रकार से देखिएगा जब हम जो भी वर्क हो रहा है तो पहले उसको हम छोटे छोटे भागों में उस वर्क को कराएंगे। तो हम यहाँ हम पहले छोटे से भाग को ले रहे हैं, यानी dw इक्वल टू क्या हो जाएगा बलाघूर्ण इंटू में कोणीय विस्थापन, ठीक है, यानी टाउ इंटू डी थीटा। तो इसका जो समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा dw इक्वल टू क्या लिमिट रखेंगे, लिमिट θ1 से लेकर के लोअर लिमिट क्या हमारी θ1 है और अपर लिमिट क्या है θ2 है, टाउ इंटू डी थीटा, यानी क्या हो जाएगा बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। जबकि हमको पता है कि टाउ बराबर क्या होता है पी साइन थीटा का मान रखने पर, तो पी क्या हो जाएगा हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जो हमारी क्या हो जाएगी बाहर चली जाएगी। और हम जो है थीटा के रिस्पेक्ट में टाउ का समाकलन करेंगे तो पी हमारा बाहर हो जाएगा और साइन थीटा हमारा यहाँ हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे θ1 से लेकर के θ2 तक, ठीक ना। तो यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा पी, और इसका साइन थीटा का जब समाकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कास थीटा, लिमिट वही होगी θ1 से लेकर के θ2,
ठीक ना। आगे चलते हैं W। अब देखिए छोटे छोटे भाग को हम काम करा रहे थे, अब वो काम क्या हो गया, पूरे भागों में कन्वर्ट हो गया। थोड़े थोड़े भाग को हम पूरे में ऐड कर ले गए तो क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा W, यानी पूरा वर्ग क्या हो जाएगा हमको PE माइनस कास थीटा। ठीक ना, इसको जब रखते हैं क्या होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक ना, तो हमारी लिमिट क्या है, माइनस कास थीटा और माइनस में माइनस कास थीटा 1। ठीक ना, पहला क्या हो जाएगा हमारा अपर लिमिट यानी माइनस कास थीटा 2 और माइनस कास थीटा 1 हमारा हो जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से हमारा पूरा वर्ग जो मिलेगा क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू PE और कास थीटा 1। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको हम आगे लेकर चले आए हैं, तो प्लस का कास थीटा 1 हो जाएगा और माइनस का उधर चला जाएगा, माइनस का कास थीटा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको W हमारा पूरा वर्ग जो हमको मिल गया PE कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ केस बनते हैं, उस केस को हम समझ लेते हैं कि केस क्या होता है। ठीक ना, जब भी हम केस की बात कर लें तो पहला केस हमारा क्या लिखा गया है, यदि द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था थीटा 1 0 से लेकर के थीटा बराबर थीटा तक घुमाया जाए तो क्या होगा। अब देखिएगा साम्यावस्था हमने आपको बताया था कि साम्यावस्था क्या होगा, अगर यहाँ आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, सामान्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र है, तो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव आवेश रखे गए हैं, तो इस पर जो बल लगेगा वो भी इधर होगा। ठीक ना, तो यहाँ आपको बल और इधर आपका जो अगर नेगेटिव है तो बल एक आपका इधर लगेगा, तो नेट बल आपको 0 मिलेगा। और ठीक ना, और आपका जो बल आघूर्ण होगा जब आप पलट कर रखेंगे, यानी इधर पॉजिटिव, यानी आप जब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव रखेंगे तो जो आपका लगेगा ये क्या होगा, विपरीत लगेगा। ठीक ना, ऐसे केस में हमने आपको पीछे समझाया था कि यानी आपका बल आघूर्ण और टोटल नेट बल जो होता है दोनों क्या होते हैं, 0 होता है। ठीक ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था, यानी क्या हो जाए थीटा 1 बराबर 0 अंश हो और थीटा 2 बराबर हम क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, W इक्वल टू PE। ठीक ना, अब देखिए यहाँ W इक्वल टू PE, हमको यह फार्मूला मिला ही था कि थीटा 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अभी हमने पीछे देखा था कि W बराबर क्या था, PE कास थीटा 1 माइनस का कास थीटा 2। तो कास थीटा 1 यानी थीटा 1 का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और थीटा 2 की वैल्यू क्या है, थीटा है। इस प्रकार से W इक्वल टू PE और कास 0 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। ठीक ना, यह आपको मिलेगा पहले केस में, जब हम क्या रखेंगे थीटा बराबर 0 अंश और थीटा 2 बराबर थीटा। ठीक ना, अब इसी प्रकार से दूसरे केस की बात कर लें तो दूसरा केस आपका यहाँ बनेगा क्या है, यदि द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से थीटा 2 बराबर क्या हो जाए, 90 अंश पर घुमाया जाए। ठीक ना, अभी क्या था, पहले तो हम जो है सेम ऐसे कंडीशन में था, ठीक ना, इस तरीके से था, अब जो है यानी इस तरीके से था। ठीक, अब जो है उसको हम क्या घुमा रहे हैं, सीधे 90 अंश पे घुमाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा थीटा 2 क्या आ जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक ना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, थीटा 2 का मान 90 अंश रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, W इक्वल टू PE और वहाँ का आपका जो है 0 का मान क्या था, 1 था ही। ठीक है, अब माइनस में थीटा बराबर थीटा का मान, थीटा 2 का मान क्या रख देंगे, कास 90 अंश हो जाएगा। कास 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होगा, तो आपको क्या मिलेगा, W बराबर PE। ठीक ना, इसका 0 हो जाएगा और यहाँ 1 है, 1 से इसमें गुणा होगा तो क्या मिलेगा हमको, PE सेकंड कंडीशन में। ठीक ना, अब थर्ड कंडीशन की बात कर लें तो थर्ड कंडीशन में क्या होता है, देखिएगा लिखा गया है कि जब द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था यानी थीटा 1 क्या हो 0 अंश हो और थीटा 2 क्या हो 180 अंश हो, तब जो है घुमाया जाता है तो क्या कार्य होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जो है पहले हम जो है इस तरीके से था, उसके बाद हमने 90 अंश घुमाया, अब की बार क्या घुमाएंगे, 180 अंश घुमाएंगे थीटा 2 को। ठीक, तो क्या होगा, फार्मूला वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, थीटा 1 क्या हो जाएगा 0 अंश और थीटा 2 क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो थीटा 0 अंश का मान 1 हो गया और 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 1 हो जाएगा और जो है आपका क्या है, 1 इधर है, 1 1 2 हो जाएगा और 2 इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W बराबर 2PE। ठीक ना, अब ये क्या होगा, हमारा अधिकतम कार्य होगा, सबसे अधिकतम कार्य यह हमारा होगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल नंबर हमारा 15वां होगा इस टॉपिक का। तो देखिए इसको देख लेते हैं, यदि किसी 1 माइक्रोकूलम आवेश तथा 1 सेंटीमीटर दूरी वाले द्विध्रुव को विस्थापित किया जाता है तो इस विस्थापन के लिए किया गया कार्य की गणना करो। ठीक ना, कहा गया 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जो है पाई विस्थापित किया जाता है, तो विस्थापन करने में जो कार्य की गणना करना है, यानी जो कार्य लग रहा है उसकी क्या करना है, गणना करना है। जबकि आपको E बराबर दिया गया है 1.5। तो देखिएगा दिया क्या गया है, 2a बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी दूरी क्या दी गई 1 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम दूरी को मीटर में नापते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, यानी 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक, अब 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर
2, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो हम 1 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, या तो जो है 0.01 लिख सकते हैं मीटर, या फिर 10 की पावर माइनस का 2 मीटर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आवेश हमको दिया गया है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1 माइक्रो बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस 6। तो अगर हमको जो है 1 माइक्रो कूलाम दिया गया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम लिख सकते हैं, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो P बराबर हमको क्या पता है, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A, ठीक ना। हमने पीछे चौथे पार्ट में पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A। अब जो Q का मान क्या है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ठीक ना, और 2A यानी बीच की दूरी कितनी दी गई है 10 की पावर माइनस 2। तो अब देखिए बेस सेम है तो घाते को जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम मीटर। तो देखिएगा P की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, ठीक ना। तो हमको पता है W बराबर क्या होता है 2PE होता है, ठीक ना। जब 2PE होता है तो 2 इधर हो गया, और PE की वैल्यू अगर हम बात करें तो P की वैल्यू हमको क्या मिल गई 10 की पावर माइनस 8, ठीक ना। और E की वैल्यू अभी हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में, E की वैल्यू क्या थी 1.5 थी। तो यहाँ से जो है हम E की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा W टोटल वर्क हमको क्या मिल जाएगा 3, यानी 1.5 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 10 की पावर माइनस 8, यानी 3 गुणे 10 की पावर माइनस 8 जूल। मात्रक को लिखना आप ना भूलेंगे क्योंकि मात्रक जो हमको पूरा नंबर प्रोवाइड कराता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। क्या है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम U से डिनोट करते हैं, ठीक ना, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। तो लिखा गया है जब किसी द्विध्रुव यानी Q और उनके बीच की दूरी क्या है 2A को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसके लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे समझिएगा ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, क्या है वैद्युत क्षेत्र है। अब हमको जो है यहाँ क्या हमारा वैद्युत, ये हमारा क्या है P है, ठीक ना। अब इस P को यहाँ पर हमको लेकर आना है, तो मान लेते हैं अनंत से इसको हम ला रहे हैं तो हमारा जो कोण बनेगा कितना बनेगा 90 अंश बनेगा, ठीक ना। तो वही है लिखा गया है कि जब किसी द्विध्रुव को, ठीक ना, द्विध्रुव को यानी P को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अगर लाते हैं तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक ना। जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, ये हमारा क्या है द्विध्रुव है, ठीक ना, ये हमारा क्या है द्विध्रुव है। और इसको हम अनंत से लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, किसी एक बिंदु पर ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। तो जो इनकी ये जो है क्या बना रहे हैं 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर यहाँ जो कार्य होगा टोटल यही हमारा क्या कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक ना। तो अब निकाल लेते हैं। देखिएगा θ1 की बात करते हैं तो θ1 बराबर हम क्या मान लेते हैं क्या है 90 अंश, क्योंकि हम अनंत से लेकर आएंगे तो 90 अंश का कोण बना करके लेकर आते हैं, ठीक ना। और θ2 की बात कर लें तो θ2 कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो U बराबर हम इसका जो है समाकलन कर लेते हैं तो U बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 90 अंश और अपर लिमिट क्या हो जाएगी थीटा। तो क्या हो जाएगा U इक्वल टू लोअर लिमिट 90 और अपर लिमिट थीटा और क्या हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, ठीक ना। क्या हो जाएगा यानी बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो U बराबर हमको क्या मिले, क्योंकि देखिएगा ये भी एक प्रकार का क्या होता है कार्य ही होता है। हम W से डिनोट करके लिख सकते हैं लेकिन वो हमारा ज़्यादा सही नहीं होता, इसलिए हम इसको जो है U से डिनोट करते हुए चलते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है स्थितिज ऊर्जा है, ठीक ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा जब तो इसका समाकलन जब करेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या होता है PE साइन थीटा, ठीक ना। तो PE साइन थीटा जब हम टाउ का समाकलन करेंगे किसके थीटा के रिस्पेक्ट में तो PE हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो बाहर निकल जाएगा तो अंदर जो होगा हमारा क्या बचेगा साइन थीटा, ठीक ना। साइन थीटा का जब समाकलन होता है थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस कास थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा U इक्वल टू क्या हो जाएगा PE, ठीक ना, जो बाहर निकल गया और अंदर क्या बच जाएगा कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, क्योंकि जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा PE, जिसे हम यहाँ आपको समझा देना चाहते हैं क्या हो जाएगा U इक्वल टू क्या बचेगा PE, ठीक ना। और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा कास थीटा 2 माइनस का होगा माइनस का कास थीटा 2 और यहाँ माइनस और अंदर फिर माइनस का कास थीटा 1 हो जाएगा। तो यह माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो कास थीटा आपका पॉजिटिव में कास थीटा 1 बाहर हो जाएगा। तो यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस जाएगा तो प्लस का कास थीटा 1 हो जाएगा और यह माइनस को हम उधर कर देंगे तो कास थीटा 2 हो जाएगा। इसको जो हम इस तरीके से लिख दिए हैं कि PE कास थीटा 1 माइनस कास थीटा
तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, u = PE और θ1 की वैल्यू क्या है 91 और θ2 की वैल्यू क्या है थीटा। तो यहाँ हम इसको जो है पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा PE इंटू में cos θ 90 और माइनस cos θ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 हो जाएगा और थीटा आपका जो है cos θ यहाँ पर अब बच जाएगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यानी u = -PE cos θ हो जाएगा। ठीक ना। इसी को जो है आप देख पा रहे हैं cos θ है, ठीक ना। इसको पहले हमने बताया था आपको sin θ था। इसके पहले जो हमने आपको चौथे पार्ट में बताया था कि आपको जो है sin θ था तो क्या है सदिश राशि को डिनोट कर रहा था, जहाँ हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट आपको हमने बताया था। ठीक ना। अब यहाँ देख पा रहे हैं cos θ है, इसलिए क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट होगा, जबकि क्या दिखाया गया है कि अदिश राशि है। क्या दिखाया गया है, अदिश राशि है। तो आपको क्या हो जाएगा u = -PE, तो क्या हो जाएगा u = -P वेक्टर डॉट वेक्टर E हो जाएगा। ठीक ना। तो इसको क्या कहेंगे, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ देखते हैं कुछ केस लिखा गया है, केस को समझते हैं। लिखा गया है जब द्विध्रुव को अनंत से अनंत की बात जब भी आए तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 अंश रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 अंश रखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा गया है जब द्विध्रुव को अनंत से अस्थायी साम्यावस्था थीटा = 0 अंश पर लाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम व अस्थायित्व अधिकतम होता है। ठीक ना। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, न्यूनतम होता है, और क्या होता है उसका अधिकतम अस्थायित्व होता है। तो यहाँ पर जो है हमको मिला था, अभी पीछे मिला था u = -PE cos θ। तो थीटा की वैल्यू हम क्या रख दे रहे हैं, 0 अंश रख दे रहे हैं। तो आपको पता है cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा u = -PE। ठीक ना। तो यह कब हो जाएगा, जब हम द्विध्रुव को अनंत से अस्थायी साम्यावस्था यानी थीटा = 0 अंश पर लाएंगे तो हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस प्रकार से होगी। और यह सबसे क्या होगा, सबसे न्यूनतम होगा। माइनस की बात की गई है तो सबसे क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो आगे चलते हैं, दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरे केस में लिखा गया है जब थीटा का मान क्या रख दें, 90 अंश रख दें, तो cos क्या हो जाएगा थीटा, यानी cos θ बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 90 अंश हो जाएगा, थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। तो आपको पता है कि cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा आपको ये u = 0 अंश हो जाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार से तीसरे केस की बात कर लेते हैं। तीसरे केस में जब थीटा का मान हम क्या रखेंगे, 180 अंश रखेंगे। क्या हो जाएगा, cos 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा u = प्लस का PE, जो क्या है सबसे अधिकतम ऊर्जा का न्यूनतम अस्थायित्व होगा। ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ आपका लिखा गया है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अगर हम बात कर लें कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है एक्यूरेट, तो -PE से लेकर के प्लस का PE के बीच में होती है। ठीक ना। यानी पॉजिटिव का PE और नेगेटिव का PE के बीच की जो ऊर्जा होती है वो हमारी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है ध्रुव की। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जो इस टॉपिक का 16वां एग्जाम्पल है, इसको हम समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल में कहा गया है 2 बिंदु आवेश प्लस 1 माइक्रोकूलम और एक जो है -1 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वे एक द्विध्रुव बनाते हैं। यदि इस द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में रख देते हैं तो ज्ञात करें द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत क्षेत्र व द्विध्रुव आघूर्ण के बीच 60 अंश का कोण होगा। यह सब आपसे पूछा गया है। ठीक ना। तो समझ लीजिएगा, अगर ये एक पॉजिटिव आवेश आपका है 1 माइक्रोकूलम का, और यहाँ जो है एक आपका माइनस आवेश है 1 माइक्रोकूलम का, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2a बराबर क्या है आपका, 2 सेंटीमीटर है। ठीक ना। तो इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा गया है। ठीक ना। पहले क्वेश्चन में द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा P = Q × 2a होता है। ठीक ना। तो Q की वैल्यू दी गई है 1 × 10⁻⁻⁶ हमको पता होता है। ठीक ना। आपको पता है कि Q का वैल्यू क्या होता है, 1 × 10⁻⁻6 होता है। ठीक ना। और 2a की मतलब क्या दिया गया, 2 सेंटीमीटर दिया गया, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁻2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P = 2 × 10⁻8 cm यानी कूलम मीटर। ठीक ना। क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, और क्या है गुणे में है इसलिए, अगर भाग होता तो घट जाता।
तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, अब देखिएगा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा हमको पता होता है, तो टाउ मैक्सिमम की बात की गई है। तो पी ई अगर हम बात करें पी ई की, तो दो यहाँ देख पा रहे हैं पीछे हमने क्या निकाला, पी की वैल्यू निकाला है और ई हमको वहाँ दिया गया है क्वेश्चन में। तो पी बराबर हमको क्या मिल गया, 2 × 10 की पावर -8 और ई की वैल्यू हमको क्या दी गई थी, 1 × 10 की पावर 5। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ बेस क्या है, 10 10 समान है, तो और क्या है गुणे में है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो जुड़ेंगे तो -8 और प्लस का 5 जुड़ कर क्या बचेगा, -3। तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। ठीक, अब तीसरा जो पूछा गया था, स्थितिज ऊर्जा की बात की गई थी, U इक्वल टू -PE cos थीटा होता है, अभी हमने देखा था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, U इक्वल टू -A × 10 की पावर -3 जूल। मात्रक का विशेष ध्यान देंगे, मात्रक आपसे ना छूटे, अगर मात्रक छूटेगा तो आपका नंबर भी कट सकता है, यानी पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। देखें, आज हम जो है आपको इस पार्ट में आपको जो है कवर कराएंगे, हेडिंग का नाम होगा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र जो होगा, ये हेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन बनते हैं अच्छी और निरक्षी बिंदु को लेकर के, ठीक ना। तो यहाँ से हम कवर कराएंगे। तो पहला पॉइंट हमने हेडिंग डाला है, द्विध्रुव के कारण अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, कहाँ पर, अच्छी बिंदु पर, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट आपका होगा निरक्षी। तो पहले हम अच्छी समझ लेते हैं कि अच्छी क्या होता है, उसके बाद जो है हम निरक्षी की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है कि माना कोई द्विध्रुव Q2a है, इसके किसी r दूरी पर स्थित अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक ना। आपको हमने बताया हुआ है कि Q और 2a का मतलब क्या होता है। Q आपका क्या है, आवेश है, जो आपको पता है द्विध्रुव, इसका मतलब 2 ध्रुव होंगे, एक आपका पॉजिटिव होगा, एक आपका नेगेटिव होगा। और 2a क्या है, उनके बीच की दूरी है, ठीक ना। अब वहाँ से जो है r दूरी पर कोई एक बिंदु होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। ताकि हम फिगर की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ आपको फिगर दिख रहा है, क्या है, एक आपका -Q है और एक आपका +Q है। और इनके बीच की दूरी की अगर बात कर लें, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, आपने ऊपर देखा था इनके बीच की दूरी की बात करें तो क्या होता है, 2a होता है। अब यह किस तरीके से होता है, इसको जो हमने पीछे कवर कराया है, समझाया हुआ है कि इसको जो है हम 2a क्यों हमने कहा। फिलहाल आगे चलते हैं। तो देखिएगा, एक आपका नेगेटिव हो गया और एक आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक ना। यहाँ एक P बिंदु पर क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है, जो आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। अब समझिएगा, जब भी, और आपने देखा था ऊपर हेडिंग में क्या था कि यह जो है एक r दूरी पर स्थित है। तो जब दूरी नापते हैं तो जो इनके बीच का मिड पॉइंट होता है, ठीक ना, इनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ से जो है इस दूरी को हम नापते हैं, ठीक ना। इसीलिए जो है एक आपका a होता है और यह a होता है और दोनों क्या होता है, 2a होता है, ठीक ना। तो देखिएगा, तो यही आपसे कहा गया था कि एक आपका -Q है, एक आपका +Q है, ठीक ना। और जो है आवेश से r दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र है जो आपको ज्ञात करना है कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो गई, r हो गई, ठीक ना। यानी इसके मिड पॉइंट से O बिंदु से और P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, r है, जहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिएगा, आपको पता है कि यहाँ से और यहाँ तक की, अर्थात यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, a होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी a होती है तो जाहिर सी बात यह जो दूरी होगी आपकी, यह कितनी हो जाएगी, r - a, क्योंकि अगर पूरा r होता है और इतना अगर a होता है तो अगर इसमें r से अगर a घटा देंगे तो यह आपको दूरी आपको पता चल जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से अगर यह दूरी आपकी r है और यह दूरी आपका क्या है, a है, तो टोटल दूरी को अगर जोड़ देंगे तो r + a, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, पहले हम एक बार पॉजिटिव का निकाल लेते हैं, दूसरी बार नेगेटिव का निकाल लेते हैं। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल जो है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा P बिंदु पर, ठीक ना। तो समझिएगा, आपने देखा था कि अगर जो है किसी आवेश के कारण जो है r दूरी पर क्या हो, स्थिर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो क्या होता है, E = KQ/r²। इसको हमने पीछे डेरिवेट किया है, आप पीछे देख लीजिएगा, यह होता है, ठीक ना। तो अब चलते हैं। तो देखिएगा, अगर हम जो है +Q आवेश के कारण देखें कि -r दूरी पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि अगर हम जो है यहाँ से आपको देख पा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव से ले रहे हैं, ठीक ना, अगर यहाँ से हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r - a, जो भी हमने बताया क्या होता है, KQ/r²। तो r अर्थात दूरी, तो दूरी कितनी बनेगी,
आर माइनस ए बनेगी, इनकी बीच की दूरी यानी क्यू से लेकर के, यानी पॉजिटिव क्यू से लेकर के। तो यही लिखा गया है कि अगर हम जो है प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी हो रही है, आर माइनस ए दूरी पर कोई बिंदु है पी बिंदु, वहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो हमको जो है वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा। तो देखिएगा, अब ये आपका पॉजिटिव आवेश है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस ई इजकल टू के क्यू अपान में आर की जगह क्या रखेंगे, उनके बीच की दूरी कितनी थी, आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है तो आर की जगह हमने क्या रखा, आर माइनस ए, और स्क्वायर का स्क्वायर लग गया। तो अगर दिशा की बात कर लें तो दिशा क्या होगा, इसका हो जाएगा ओ से लेकर के पी की दिशा की तरफ, ठीक ना, ओ से पी की तरफ। आपको पता है क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है जब पॉजिटिव होता है तो, ठीक ना। इसको मैंने आपको पीछे कवर कराया हुआ है। अगर निगेटिव आवेश से होगा तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण आर प्लस दूरी पर पी बिंदु वैद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात कर लें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अगर माइनस से अगर हम लें, ठीक ना, अगर हम माइनस आवेश से लें तो इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए हो जाएगी, ठीक है, तभी तो हम इस बिंदु को ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए पॉजिटिव हो गया, अब निगेटिव पर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी हो गई, आर प्लस ए दूरी पर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तब कि क्या हो जाएगा, ई नेगेटिव इजकल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस के क्यू अपान, और बीच की दूरी कितनी हो गई, आर प्लस ए, और क्या हो गया, स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो आर बराबर क्या मिल गया हमको, आर प्लस ए और उसका स्क्वायर हो गया। अब इसकी अगर दिशा की बात कर लें तो यहाँ थोड़ा सा दिशा गलत लिखा गया है, क्या हो जाएगा, पी से ओ की तरफ, ठीक ना, कहाँ से, पी से ओ की तरफ। आप देख पा रहे हैं क्योंकि यह अंदर की तरफ जाएगा तो पी से ओ की तरफ जाएगा, ठीक ना। तो आपको दो मिल गया, यानी निगेटिव भी मिल गया और पॉजिटिव भी। अब पी बिंदु पर कुल अगर वैद्युत क्षेत्र की बात कर लें तो वो क्या हो जाएगा, अब इसको निकाल लेते हैं। तो अब ऐड कर लेते हैं दोनों, ठीक ना, दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमको जो है टोटल दूरी पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अब पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यानी ई पी इजक्वल टू, एक बार पॉजिटिव का एक बार निगेटिव का, दोनों को ऐड कर लें तो क्या मिलेगा हमको। अब देखिएगा, तो ई पी इजक्वल टू के क्यू अपान में आर माइनस ए स्क्वायर हमको मिला था, ठीक ना, इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, के क्यू अपान में आर प्लस ए स्क्वायर। यह निगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको देख लेते हैं। तो ई पी इजकल टू के क्यू इंटू में 4AR अपान में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा कि यह वैल्यू हमको कहाँ से मिली है, ठीक ना। तो यह वैल्यू कहाँ से मिली है, आइए हम आपको साइड में यहाँ पर समझा देते हैं कि यह वैल्यू हमको मिली कहाँ से। समझते हैं किस तरीके से जो है वह वैल्यू हमको फाइंड हुई है। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा गया था, क्या लिखा गया था, ई पी इजकल टू के क्यू अपान में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस में के क्यू अपान में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम के क्यू और के क्यू दोनों में है कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, के क्यू और अंदर क्या बचेगा, 1 अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक ना, इतना मिलेगा। इसके बाद जब हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अंदर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। यह वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी। इसको जब आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2RA, ठीक, और इसको जब आप तोड़ेंगे तो निगेटिव का है तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का 2AR, ठीक ना, और नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ठीक, और यहाँ आपका क्या था, के क्यू था। अब देखिएगा, यह आपका पॉजिटिव का आर स्क्वायर है और ये आपका निगेटिव का आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव, क्योंकि जो है माइनस है तो अंदर वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है, माइनस क्या जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ क्या है, प्लस 2RA है और यहाँ भी क्या है, माइनस 2RA है, ठीक ना। तो ये माइनस है, इसको प्लस कर देगा तो ये भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या आपको मिल जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 4RA हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, बाहर का के क्यू और अंदर क्या हो जाएगा, 4RA अपान में RA स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले होल स्क्वायर था, छूट गया था। तो आइए अब इस तरीके से जो हम उसको फाइंड करते हैं। वैल्यू हमको यहाँ से मिली है, यानी KQ और 4AR अपान में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि A जो है, यह वाला जो आपका A दिख रहा है नीचे, यह A जो है इतना कम है, इतना कम है, यानी ये जो है R से इतना कम है कि इसको जो है हम नगण्य मान लेते हैं, अर्थात 0 मान लेते हैं, ठीक ना। यह जो वैल्यू, यह जो नीचे वाला A है, ये R से यानी दूरी ये भी है, लेकिन यह इतनी कम दूरी है क्योंकि जो है इसलिए जो इसको हम क्या मान लिए हैं, नगण्य मान लिए हैं, ठीक ना। अर्थात ये बहुत ही पॉइंट में है। तो आपको पता है कोई वैल्यू अगर पॉइंट में हो उसका स्क्वायर किया जाए तो वो भी क्या होती है, और छोटी हो जाती है। इसलिए जो हम R स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, और छोटी, अर्थात हम 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू K, और देखिएगा यहाँ से Q ले लेते हैं, और ये क्या है, यहाँ 4 है, इसको हम 2 कर लेते हैं, 2A, और इनटू में 2R कर लेते हैं, यानी 4 को हम 2 और 2 के 2 भागों में बांट लेते हैं। तो 2A और 2R अर्थात 4AR था, इसको हमने इसलिए अलग लिख लिया ताकि इसको जो हम P का फॉर्म दे सकें, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K और ब्रैकेट में Q इंटू 2A, और इधर क्या हो जाएगा 2R अपान में क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और A को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया है, ठीक। तो आगे चलते हैं, आगे क्या मिलेगा हमको। तो आगे क्या मिल गया हमको, EP इक्वल टू 2 और K, और जो आपका 2A इंटू Q था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, P रख दिया, और इंटू में R, ठीक ना, इंटू में R। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, एक बार यहाँ से हम आपको रिलेट करा दे रहे हैं। यहाँ से आपका क्या मिल गया, K मिल गया, ठीक, और यहाँ से आपका क्या मिल गया, यह वाला, ये आपके 2 मिल गया, और यह आपका R हो गया, ठीक। और जो यह वैल्यू थी यानी Q इंटू 2A, वो क्या हो गई, उसकी जगह पर क्या हो गया, P हो गया, ठीक है, इसकी जगह पर P हो गया। और यह जो आपका था तो 0 हो गया, अब R स्क्वायर था और उसका होल स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू 2KP इंटू R अपान में R का पावर 4। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको E इक्वल टू 2KP, और यह R आपका कैंसिल हो गया, तो नीचे से भी एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R क्यूब, ठीक ना। यह क्या है, निरक्षी के लिए है। तो यहाँ देखिएगा लिखा गया है, यहाँ वेक्टर E और वेक्टर P की दिशा क्या होगी, समान है, ठीक ना। दोनों की दिशा क्या है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से यहाँ जो आप देखेंगे, यहाँ आपको जो विद्युत बल होगा वो भी क्या होगा, आपको पता है कि माइनस से प्लस की ओर चलता है, इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में क्या है, E भी है, तो दोनों की दिशा क्या है, समान है, ठीक ना। दोनों की दिशा समान हो जाएगी, इसलिए जो है यहाँ लिखा गया है कि वेक्टर E और वेक्टर P की दिशा क्या है, समान है, अर्थात E अच्छी इक्वल टू पॉजिटिव होगा, ठीक ना। दोनों की दिशा समान, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी यह वैल्यू जो मिली हमको यह क्या होगी, पॉजिटिव। आगे लिखा गया है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर, ठीक ना, कहाँ पर, निरक्षीय। अभी तक हमने अच्छी पढ़ा, अब निरक्षीय पढ़ लेते हैं। निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो आगे लिखा गया है, माना Q2A कोई द्विध्रुव है, तब द्विध्रुव के मध्य बिंदु R दूरी पर किसी निरक्षीय बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए इस बात को जो है हम फिगर की सहायता से अच्छे से इसको हम फिगर से समझ ले रहे हैं। एक क्या है, हमारा निगेटिव आवेश है, ठीक ना, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव आवेश है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ सब देख पा रहे हैं, हमको पता है कि जब भी हम नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, सेंटर से नापते हैं, ठीक ना, मिड पॉइंट से नापते हैं। तो यहाँ से जो है एक R दूरी पर, ठीक ना, क्या है, R दूरी पर क्या है आपका आवेश, यानी P बिंदु पर आवेश क्षेत्र है, ठीक ना। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको डॉट डॉट से हम इसको मिला ले रहे हैं, ताकि जो है हमको जो है दो समकोण त्रिभुज बना नजर आए। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, A है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक ना। इसी प्रकार से इधर की दूरी A है और इधर की दूरी क्या है, R है, ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक ना। अब तो क्या हो गया, हमको यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से A, और यह R हो गया, और ये जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लिया है। तो जो हमको घटक मिलेंगे, अब देखिएगा यहाँ हम जो है कोई एक कोण ले लेते हैं, ठीक ना, कोई भी कोण ले लेते हैं, जो लेंगे वो बात तो कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान लेते हैं क्या है, थीटा, ठीक ना। अगर यह थीटा है, अगर यह थीटा है, यह कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं क्या है, प्लस Q आवेश है, तो इधर से जो ये आपका जाएगा विद्युत बल क्षेत्र जो होगा क्या होगा, इसी के दिशा में जाएगा, ठीक ना। तो आपका E प्लस कहाँ आ जाएगा, इसके दिशा में आ जाएगा,
यानी बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक ना। और आप माइनस से देखेंगे आप तो क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, जो हमने पीछे आपको कवर कराया हुआ है। इसलिए क्या हो गया, माइनस ई अंदर की तरफ और प्लस ई बाहर की तरफ। तो आपको अगर आप इस चीज़ को ना देखें, इस चीज़ को आप ना देखें तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको यह 2 तीर निकली हुई नज़र आएगी, ठीक ना। तो आपको यह कुछ नहीं दिख पा रहा तो आप जैसे अगर डाटा देखा कर दें तो आपको क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा और यह क्या है आपका वाई अक्ष है, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ आपका अगर थीटा हमने लिया है तो यह कोण भी थीटा होगा, ठीक। अब यहाँ अगर थीटा के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इस घटक की बात कर लें तो इस घटक की तो क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमेशा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक ना। क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा, यह आपका माइनस ई कॉस थीटा, ठीक ना। और इधर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ई साइन थीटा, ठीक ना। इधर आपका माइनस ई कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ई साइन थीटा, ठीक। इधर क्या हो गया, माइनस ई कॉस थीटा और इधर हो गया माइनस ई साइन थीटा, ठीक ना। और दूसरी अगर आप देख पा रहे हैं इधर तो थीटा के रिस्पेक्ट में इस वाली वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव में चला जाएगा क्योंकि ये निगेटिव आपका था इसलिए निगेटिव हुआ। इधर जब ऊपर की तरफ होता है आपको पता है जो वाई एक्स और एक्स एक्स की बात होती है, इधर क्या हो जाएगा प्लस ई कॉस थीटा, ठीक ना। और इधर की तरफ जो देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, इस घटक की बात कर लें तो प्लस ई साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ से जो है आपको 2 घटक मिल गए हैं। अब देखिएगा ये दोनों जो आपके घटक दिख पा रहे हैं माइनस ई साइन थीटा और प्लस ई साइन थीटा, दोनों विपरीत में हैं इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और बचेगा क्या आपका, प्लस ई कॉस थीटा और माइनस ई कॉस थीटा, ये दोनों एक ही रेखा पर हैं इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से जो है एक बार जो है इस दूरी के लिए निकाल लेते हैं निगेटिव से, ठीक ना। एक बार पॉजिटिव से इस दूरी के लिए निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हमको जो है निरक्षी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप, यहाँ लिखा गया है प्लस क्यू आवेश के कारण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दूरी पर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना। अब पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, हमको पता है क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ई प्लस इक्वल टू और प्लस का ए भी होगा के क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह हमने क्या रख दिया है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर है तो इस अंडर रूट को कैंसिल करेगा तो क्या मिलेगा आपको, के क्यू अपान में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, प्लस क्यू से दूर की तरफ होगा, यानी प्लस क्यू अगर यहाँ पर है तो इसके दूरी। और यहाँ पर जो है माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी हमारी क्या, वही सेम दूरी है, ठीक ना। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में है, दूरी पर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। अब देखिए निगेटिव है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा और ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ई माइनस इक्वल टू माइनस के क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह क्या हमको मिल गया है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और सबका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा, ये स्क्वायर इसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा, क्या मिलेगा, माइनस के क्यू अपान में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना। दिशा किस तरफ होगी, वैद्युत क्षेत्र की अंदर की तरफ यानी माइनस क्यू आवेश की तरफ। अब देखिएगा यह जो दोनों थे आपके ये वाले यानी ये वाले और ये वाले, ये दोनों क्या हैं, इनका दोनों का क्या है, परिमाण की बात करें दोनों का परिमाण क्या है, सेम है, ठीक है। यानी दोनों परिमाण सेम है इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक ना। तो क्या बचेगा हमारा, तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, प्लस ई इक्वल टू माइनस ई, ठीक ना। तो क्या मिलेगा हमको, के क्यू अपान में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पर लिखा गया है पी बिंदु पर ई प्लस व ई माइनस को घटकों में से वियोजित करने पर लंबवत घटक विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, ठीक ना। दोनों जो विपरीत थे इस तरीके से ये क्या हो गए, निरस्त हो गए, और जो दोनों एक ही दिशा में हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी में दोनों क्या थे, माइनस कास थीटा और प्लस कास थीटा दोनों थे इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और इधर आपका क्या था, माइनस साइन थीटा और इधर क्या था आपका प्लस साइन थीटा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक ना। तो अर्थात टोटल अगर हम बात कर लें वैद्युत क्षेत्र पी बिंदु पर तो ई पी इक्वल टू ई प्लस कास थीटा और ई माइनस कास थीटा दोनों को जोड़ देंगे। अब देख पा रहे हैं ई प्लस और ई माइनस दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक ना। दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ई पी इक्वल टू 2, ठीक ना, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2e कास थीटा। जब दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के तो क्या हो जाएंगे, एक या दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्या मिल जाएगा हमको 2e प्लस कास थीटा, यानी या हम कह सकते हैं 2e माइनस कास थीटा, ठीक ना। अगर हम देखें ई पी इक्वल टू 2 यहाँ का है, ठीक ना, और ई की वैल्यू क्या है हमको पता है कि क्यू अपान में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कास थीटा
और cos थीटा का क्या हो जाएगा, a अपान में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, तो इसको यहाँ रख देते हैं तो हमको टोटल मिल क्या जाएगा। अब इसको हम देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं, EP इक्वल टू k को हमने बाहर ले लिया, यहाँ से 2 था, यहाँ से k था, यहाँ से a था, इनको हमने एक साथ रख दिया ताकि इनके बराबर हम p को दर्शा सकें। और अपान में नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस 0 और टोटल का 3/2, ठीक ना। टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब ये कैसे हुआ समझते हैं। अब देखिएगा, हमने पीछे भी आपको समझाया था, दूरी जो a के बराबर है उसको इतना कम ले लेते हैं तो नगण्य हो जाता है, इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक ना। यहाँ जो आपका a स्क्वायर है ये है वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ नीचे क्या बचा हुआ है, अब देखिएगा यहाँ 1 पावर है और यहाँ क्या है, आधी पावर, अंडर रूट में आधी पावर है, तो 1 + 1/2 करेंगे, कितना मिलेगा आपको, 3/2। तो यहाँ इसकी पावर कितनी जाएगी, 3/2। इस तरीके से जो है तो ई निरक्षी के लिए क्या मिलेगा हमको, Kp, ठीक ना। Kp, अब P कहाँ से आ गया, P जो है इसकी वैल्यू जो है Q × 2a, ये किसके बराबर है, P के बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई निरक्षी इक्वल टू Kp। अब यहाँ K और इसकी P हो जाएगा, क्या जाएगा, Kp अपान में R क्यूब, क्योंकि 2 को कैंसिल करेगा, R की पावर क्या बचेगी, 3। तो क्या मिल गया हमको, E = Kp अपान में R का क्यूब, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अब यह निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि E और P की दिशा क्या है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, 2 बिंदु आवेश +3 माइक्रोकुलाम तथा -3 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से अल्प दूरी पर 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक ना, कितना है, 2 × 10⁻³ मीटर पर क्या है, स्थित हैं। तो ज्ञात कीजिए, आपको 2 पॉइंट ज्ञात करना है। पहले में कहा गया है विद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या कहा गया है कि 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी 90 अंश की अगर आप घुमा देते हैं 90 अंश पर, तो क्या जो है उसकी तीव्रता होती है और क्या विभव होता है, दूसरे में आपको यह ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं। तो देखिएगा, अगर यहाँ से हम बात करें, जो है आपका आवेश है, 2 आवेश यानी +q आवेश और क्या है, -q आवेश है, ठीक ना। ये कहाँ पर हैं, ये r1 दूरी पर स्थित हैं। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी r है, ठीक ना, तो हम इसको मान लेते हैं r1 है, ठीक ना। और यहाँ से जो है आप देख पा रहे हैं एक बिंदु है, जो कौन सी बिंदु है, P बिंदु है। P बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, जो दूरी कितनी है उसकी, आवेश से 0.6 मीटर की दूरी है, ठीक ना। तो यही आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 आवेश है, तो ये दोनों आपके आवेश हो गए और इनके बीच की दूरी r है और इनके बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी r1 हो जाएगी और इनके बीच की दूरी r2 हो जाएगी, ठीक ना। तो कहा गया है कि ये आवेश से जो है 0.6 मीटर की दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र यानी P बिंदु है, ज्ञात करना है वो कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लें कि ये इसके बीच की दूरी क्या है, r है, तो हम क्या मानेंगे, r1 = यानी हमको क्वेश्चन में दिया गया है r1 कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 2 × 10⁻³ तो हमको r1 दिया गया है 2 × 10⁻³ मीटर। q बराबर प्लस माइनस, यानी दोनों आवेश जो आपके हैं वो कितने हैं, दोनों सेम हैं, ठीक ना। तो प्लस माइनस का 3 माइक्रोकुलाम, यानी हम लिख सकते हैं ये 3 माइक्रोकुलाम में है, तो इसको हम कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कि 1 माइक्रो बराबर कितना कुलाम होता है, 10⁻6 होता है, ठीक ना। तो कितना था, 3 था, तो उसमें 3 में जो है इसको हम कुलाम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 3 माइक्रो कुलाम था, इसको जो है सिर्फ जो है कुलाम में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻6 कुलाम, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो है हमको यह पता है कि P = क्या होता है, Q × R होता है। तो Q हो गया और R, इनकी बीच की दूरी कितनी है, हम मान लेते हैं इनकी बीच की दूरी कितनी है, R1 है, तो यहाँ से हम जो है दूरी R1 ले लेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, P = Q × R1। तो अब यहाँ से जो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो Q की वैल्यू हमको मिल गई। अगर हम जो है यहाँ से Q की वैल्यू हमको मिली है उसको हम रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻6 और गुणे में R1 की वैल्यू भी हमको यहाँ पर गिवन है 2 × 10⁻3। तो जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻6 2 × 10⁻3। ये हमारा क्या हो गया, P की वैल्यू मिल गई। तो देखिएगा यहाँ पर P की वैल्यू क्या हमको मिल जाएगी, 6 × 10⁻9 कुलाम मीटर,
ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा गया है अब विद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर, ठीक ना। अब 0.6 मीटर की दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से ले लेंगे, जब ये जो हमारा ग्राफ में बना था, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है 0.6 मीटर की, इसको जब निकालेंगे तो वही लिखा गया है कि अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हमको E1 उसको मान लेते हैं कि E1 है। E1 ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको जो है E बराबर पता है कितना होता है K, यानी जब भी निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो क्या होता है Kp/r³, ठीक ना। क्या होता है Kp/r³, और K की वैल्यू क्या होती है, यानी K की हम बात करें तो क्या K को हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, वही जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ देखिएगा E बराबर होता है हमारा Kp/r³, तो K की जगह हमने लिख दिया है 1/4πε0 इंटू में P/r³। यह जो है किसके लिए होता है, यह निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला होता है। अब जो है यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमको पता है अगर K का मान यहाँ पर रखें तो K का मान क्या नहीं, 1/4πε का मान कितना होता है 9 × 10⁹, ठीक ना। कितना होता है 9 × 10⁹, और हमने अभी भी जो है ऊपर P की वैल्यू हमने निकाला था, कितना था 6 × 10⁻⁹, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ हमारा K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, और यह जो है P की वैल्यू हो गई 6 × 10⁻⁹, और जो नीचे हमको मिला था, जो उनके बीच की दूरी थी वो क्या है 0.6, ठीक ना। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्व करने में कितना मिल जाएगा, यानी E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमको ज्ञात होगी, क्या ज्ञात होगी 250, ठीक ना। कितना हो जाएगा 250। तो अब जो है अब P बिंदु पर वैद्युत विभव भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। अब जो है P बिंदु पर, यानी यहाँ पर जो हमारा ये ग्राफ में है जो पॉइंट बना था P बिंदु, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात कर लिया। अब इस पर जो है विभव भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। अब विभव ज्ञात करेंगे तो देखिएगा, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, वैद्युत विभव का V = Kp/r², ठीक ना। यह जो है फार्मूला होता है, और इसी को जो हम K की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं, यानी क्या लिख दिए हैं 1/4πε0 इंटू में P/r², इस फॉर्म में जो है इसी को हम लिख दिए हैं। तो देखिएगा अब यहाँ जो है डाटा पुट कर देते हैं। तो हमको अभी हमने आपको ऊपर बताया कि 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹, यानी K का मान कितना होता है 9 × 10⁹, और P की वैल्यू हमने ऊपर निकाला था 6 × 10⁻⁹, और जो है R का मान हमने R का मान जो हमको पता ही है, यानी वहाँ से वहाँ तक बीच की दूरी कितनी है 0.6 है, तो R² है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यानी V1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 150 वोल्ट, ठीक ना। कितना मिलेगा 150 वोल्ट। तो हमने जो है अभी निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या मिल गई 250, ठीक ना, और जो है वैद्युत विभव हमको मिल गया कितना 150, ठीक। आगे चलते हैं, दूसरा जो हमारा पॉइंट कहा गया था, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को यानी जो हमारा ये वाला ग्राफ था इसको हम इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो क्या होगा इस तरीके से फिगर को हम देख लेते हैं। देखिएगा जब यहाँ हमारा क्या हो गया, जब घूम गया तो +Q और -Q इस तरीके से हो गया, ठीक ना। अब यहाँ इनकी बीच की दूरी क्या है R है, ठीक ना। इनकी बीच की दूरी कितनी है R है, और इस यहाँ से जो है ये जो है सेम डायरेक्शन में रहेगा, यानी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है, और इनके बीच ये जो है 90 अंश पर जो है घूम गया है, ठीक ना। यही तो क्वेश्चन कहा गया था 90 अंश पर अगर घूम जाए, और दूरी उनकी कितनी है 0.6 मीटर की है। सिर्फ हुआ क्या है, यह जो हमारे जो दोनों आवेश थे ये क्या हो गए 90 अंश पे घूम गए हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, जब 90 अंश घुमा दिया जाएगा तो अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो अच्छी स्थिति के लिए अगर फार्मूले की बात कर लें तो क्या होता है, यानी इसको हम मान लेते हैं ये E2 है, ठीक ना। क्या है E2 है, यानी जब अच्छी के लिए जो फार्मूला बन के आता है क्या आता है E = K2P/r³, या कह सकते हैं 2Kp/r³, ठीक ना। तो यहाँ जो है K की वैल्यू हमने रख दिया है, क्या रख दिया है 1/4πε0, और क्या है इधर क्या लिखा गया है 2P/r³। ये किसके लिए होता है, अच्छी स्थिति के लिए होता है। अब जो है यहाँ से डाटा को पुट कर देते हैं, तो इसको हमने E2 माना है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं E2 = K, यहाँ जो है K की वैल्यू का मान हम यहाँ पर रख देते हैं 9 × 10⁹, ठीक ना। अब यहाँ 2 का क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ जो है P की वैल्यू अभी पीछे हमने निकाला था 6 × 10⁹, ठीक ना। कितना था यहाँ पर जो है P की वैल्यू यहाँ पर लिखा गया 6 × 10⁻⁹,
9, ठीक ना। अब यहाँ उनके बीच की दूरी कितनी थी, 0.6 थी, तो r क्यूब है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हमको जो है E2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 500 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक ना। 500 न्यूटन प्रति कूलाम हमको जो है E2 मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से कहा गया है घुमाने के बाद अच्छी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक ना, अगर 90 घुमा दिए हैं तो वहाँ पर जो है वैद्युत विभव बन रहा होगा, कितना होगा उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, यानी वहाँ उसको हमने V1 माना था, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, V2 मान ले रहे हैं। तो V2 हो जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान में r², ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो है k की वैल्यू हमने रख दिया 9 × 10⁻9, और इधर 2 का 2 हो गया, और p की वैल्यू हमने रख दिया 6 × 10⁻−9, और नीचे क्या हो जाएगा, या स्क्वायर है तो ये दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, 0.6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, V2 = 150 वोल्ट, ठीक ना, क्या मिल जाएगा, 150 वोल्ट। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक, आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है क्लास 12 की फिजिक्स का अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम आपको कवर करा रहे थे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक ना। इसका यह जो है लास्ट पार्ट होगा, इसको जो है हम देख लेते हैं। इसमें हम आज आपको कवर कराएंगे सतत आवेश वितरण, ठीक ना, यानी आवेशों का समान रूप से वितरण किस प्रकार से किया जाता है, आज हम इसके बारे में कवर कराएंगे। इसके पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च मारें अभिषेक सर क्लासेस, और जो है प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ आपको जो है प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास 12 की फिजिक्स, वहाँ पर आपको जो है पार्ट वाइज पार्ट आपको वहाँ पर दिखेगा। आप पहले उन पार्ट को कवर करें, उसके बाद जो है आगे बढ़ें, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, सतत आवेश वितरण होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो सतत आवेश वितरण होता है यह 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। ये जो सतत आवेश वितरण होता है 3 प्रकार का होता है, और कहाँ कहाँ पर होता है। एक तो आपका तार के अंदिश होता है, ठीक ना, यानी तार जो होती है, जो आपको तार दिखता है जो ऐसे होता है तार, ठीक ना, उसके लंबाई के अंदिश जो है उसका वितरण किया जाता है। यानी जब भी तार की बात की जाएगी तो लेंथ के अंदिश उसका वितरण किया जाएगा आवेश का, ठीक ना। तो वहाँ पर एक अगर आप खोखले गोले की बात कर लेते हैं, अगर उस पर जो है अगर आवेश आप वितरित कर रहे होते हैं तो वह किस प्रकार से होता है, उसके पृष्ठ पर होता है, ठीक ना। उस खोखले गोले के पृष्ठ पर आप आवेश को वितरित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एक ठोस गोला ले लें, ठीक, एक ठोस गोला आप ले लें, तो उसके जो है अगर आप उसमें अगर आप आवेश वितरित करना चाह रहे हैं, उसके आप जो है संपूर्ण जो है भाग में, यानी उसके पूरे आयतन में आपको क्या करना पड़ेगा, आवेश को वितरित करना पड़ेगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। लिखा गया आवेश के किसी धातु पृष्ठ पर, ठीक ना, या फिर आयतन में अथवा लंबाई में एक समान वितरण को ही सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी क्या हमने भी वही बताया था आपको, कोई वस्तु है अगर लंबाई के अंदिश किया जा रहा है तो उसके कहाँ पर किया जाएगा, उसके लंबाई के अंदिश हो रहा है तो उसके लंबाई में होगा वितरण, ठीक ना। कोई खोखला है तो उसके पृष्ठ में होगा, यानी क्षेत्रफल में होगा। अगर कोई ठोस गोला है तो उसके आयतन में होगा, ठीक ना। इसको एक समान अगर वितरित हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक ना। हमने आपको बताया ये 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से तीनों होते हैं उनको क्रमवाइज देख लेते हैं। तो पहला यहाँ लिखा गया है रेखीय आवेश वितरण, ठीक ना, क्या है, रेखीय आवेश वितरण। लिखा गया है किसी तार अथवा किसी वस्तु की लंबाई के अंदिश आवेश को ही रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अभी हमने आपको बताया अगर कोई तार है उसके लंबाई के अंदिश अगर हम जो है उसमें आवेश का वितरण कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इस पॉइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यह वाला पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखा गया है, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को ही क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा कहा जाता है, ठीक ना। तो क्या बात है, प्रति इकाई। अब प्रति इकाई क्या हो जाएगा उसको हम समझ लेते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि अगर जो है आप 10 मीटर, ठीक ना, 10 मीटर में अगर आप आवेश को वितरित कर रहे हैं, ठीक, 10 मीटर लंबाई में उपस्थित अगर कोई आवेश आप वितरित कर रहे हैं तो आप पहले निकालेंगे कि 1 मीटर में कितना आवेश आपने वितरित किया, ठीक ना। तो 1 मीटर में आप कितना करेंगे, तो अगर आपको जो है 10 मीटर में अगर आप 20 कर रहे हैं तो 1 मीटर में कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, प्रति 1 यूनिट की बात आ गई, यानी 1 इकाई की बात आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, ठीक ना, यानी रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आइए जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक फिगर यानी लेंथ है जिसमें धनात्मक आवेश है, एक तार है, उसमें जो है हम छोटे छोटे भाग में पहले क्या कर रहे हैं, आवेश को वितरित कर रहे हैं, उसके बाद संपूर्ण आवेश को वितरित कर देंगे, तो उसी को जो हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो अब समझते हैं कि वाला फार्मूला आपका किस प्रकार से
डेरिवेट होता है उसको अब समझ लेते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यल लंबाई में उपस्थित आवेश, ठीक ना, कितना है, Q है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यल गुणे एक लंबाई में उपस्थित आवेश, तो भी क्या होगा, Q ही होगा। इसी को अगर हम एक यूनिट की बात कर लें कि एक में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका Q अपान यल, उधर गुणे में था, इधर हो जाएगा भाग में। तो आपने जैसे ही इस फॉर्म में डिनोट किया, यानी एक लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 मीटर लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान यल आ गया। इसको आप जैसे ही एक में आया, इसको आप क्या कह सकते हैं कि लैम्डा में डिनोट कर सकते हैं, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, यानी एक यूनिट बराबर आपको मिल जाएगा, एक इकाई बराबर क्या मिल जाएगा, Q अपान यल। तो आप कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू Q अपान यल। तो इसी प्रकार से लैम्डा इक्वल टू Q अपान यल। और इसके अगर मात्रक की बात कर लें, इकाई की बात कर लें, इकाई क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, कूलाम प्रति मीटर, ठीक ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है कि यदि किसी आर त्रिज्या की वलय को प्लस Q आवेश, कितना आवेश, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो आवेश घनत्व यानी लैम्डा ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपान यल होता है। Q क्या है, आवेश है, तो आवेश कितना दिया गया है, Q आवेश ही दिया गया है, तो Q की जगह हम क्या लिख देते हैं, Q लिख देते हैं। और आपको पता था कि एक क्या है, वलय है, यानी एक तार था, आपका एक तार था, अगर इसकी लंबाई जो कुछ भी रही हो उसको और घुमा करके एक सर्किल बना दिया गया, एक वृत्त बना दिया गया, तो भी जितनी लंबाई थी उतनी ही लंबाई इसकी भी रहेगी, ठीक ना। तो यहाँ पर इस पर प्लस आवेश अगर एक दे रहे हैं, प्लस Q आवेश दे रहे हैं, तो इसका जो लेंथ बनकर आएगा क्या होगा, यानी यल इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर होता है। तो जहाँ यल था वहाँ आप क्या रख देंगे, 2 पाई आर, यानी Q की जहाँ क्या हो जाएगा, Q आवेश, और यल की जहाँ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर, ठीक ना। तो आपको क्या मिल गया, लैम्डा इक्वल टू Q अपान 2 पाई आर, कूलाम प्रति मीटर। आगे चलते हैं, दूसरे हेडिंग को देख लेते हैं। दूसरा हेडिंग हमारा है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो लिखा गया है, यदि किसी धातु के पृष्ठ पर आवेश वितरित किया जाए तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कोई धातु है, ठीक ना, उसके अगर उसके पृष्ठ पर अगर हम जो है आवेश को वितरित कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यहाँ वही बात यहाँ पर हो गई कि यह वाली लाइन जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या लिखा गया है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ठीक ना, क्या है, वहाँ प्रति इकाई लंबाई था, ठीक ना, यहाँ क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक ना। यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब समझिएगा, वहाँ क्या था, प्रति इकाई लंबाई था, यहाँ क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल है, ठीक ना। जब क्षेत्रफल होगा तब इसको हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी अब इसको किस प्रकार से डेरिवेट करते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक फिगर बना हुआ है, एक कोई जो है क्या है, धातु है, ठीक ना, एक खोखली धातु है जिसमें प्लस चार्ज आवेशित किया गया है, इसका क्षेत्रफल क्या है, A है, इस पर एक प्लस Q आवेश दिया गया है, ठीक। तो आइए इसको जो है हम डेरिवेट कर लेते हैं, किस प्रकार से हम यहाँ से फार्मूले को निकालेंगे। तो समझिएगा, सेम प्रोसेस वही वाला है। अगर हम मान लें कि A क्षेत्रफल है, ठीक ना, क्या है, A क्षेत्रफल है, यानी A क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, ठीक ना, A क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितना है, Q है, ठीक ना। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू 1, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी A इंटू 1 क्षेत्रफल में आवेश उपस्थित कितना होगा, सेम होगा, Q ही होगा। तो अगर हम 1 को यहाँ ले लें तो A क्या है, गुणे में है, तो उधर जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, Q अपान A हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हमने जैसे लिखा तो हमको क्या मिल गया, एक यूनिट में मिल गया, तो यूनिट में मिल गया तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, ठीक ना, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। इस प्रकार से जो है इसको हम डेरिवेट कर लेंगे। जैसे हमने आपको बताया अभी पिछले वाले में कि अगर 10 मीटर था तो उतना हो गया। इसी प्रकार से हम जो है यहाँ अगर बात कर लें कि कोई चीज़ है, सेम वही जो है क्षेत्रफल कितना, अगर कोई 10 मीटर स्क्वायर का कोई क्षेत्रफल है और उसका आवेश जो है कितना है, 20 है, ठीक ना, यानी 20 कूलाम का है, ठीक।
20 कूलाम का है तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 2 कूलाम। ठीक ना, इस प्रकार से हम जो है 1 यूनिट में पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि r त्रिज्या के खोखले गोले पर +q आवेश देने पर सिग्मा ज्ञात कीजिए। अब सॉल्व करते हैं, हमको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, q/a होता है। यानी एक जो है गोला है जिस पर क्या है, खोखला गोला है, ठीक, जिस पर +q आवेश दिया गया है और इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो देखिएगा हमको q था, तो q की जगह हमको कितना आवेश दिया गया है, +q आवेश ही दिया गया है, तो q की जगह हम क्या लिखेंगे, q लिख देंगे। ठीक, और आपको पता है खोखला गोला है, उसकी अगर हम जो है एरिया की बात कर लें, क्षेत्रफल की बात कर लें, क्या होता है, 4πr² होता है। तो यानी q की जगह हमने q रख दिया क्योंकि यहाँ पर दिया गया था, और यहाँ a होता है, एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² होता है। तो हमको सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/4πr² क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्यों गया, क्योंकि यहाँ क्या था, आपका आवेश था जिसका मात्रा क्या हो गया, कूलाम हो गया। ठीक, अब यहाँ एरिया है यानी क्षेत्रफल है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई है, और लंबाई चौड़ाई दोनों किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्या हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा है जो लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का, आयतन आवेश वितरण। यानी कोई ठोस गोला है तो उस पर किस प्रकार से आवेश का वितरण करेंगे, तो यानी इसके संपूर्ण आयतन में करेंगे वितरण, किस प्रकार से करते हैं उसको समझ लेते हैं। लिखा गया है, यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित किया जाए तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यानी ठोस कोई गोला है, उसके आयतन में अगर आवेश का वितरण कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। सेम कंडीशन वही है, किसका, यह वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रति इकाई आयतन, तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में क्या था, प्रति इकाई लंबाई, दूसरे वाले में क्या था, प्रति इकाई क्षेत्रफल। इसमें क्या है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व यानी रो कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, इसको किससे डिनोट किया जाता है, रो से। क्या कहा गया, अगर प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के मान को ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व यानी रो कहते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि वहाँ इकाई था यानी वहाँ लंबाई था, और दूसरे वाले में क्या था, पृष्ठ हुआ, और तीसरे वाले में क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक ना, तो इसको अगर हम डेरिवेट करना चाहते हैं कि यह वाला फार्मूला कहाँ से निकल कर आया है, इसको हम देखते हैं, तो सेम कंडीशन वही हो जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं। तो समझिएगा, अगर कोई एक V आयतन है, ठीक है, क्या है, V आयतन है, यानी V आयतन में कोई उपस्थित क्या है, आवेश है, कितना है, Q है, जिसको हम लिख सकते हैं P × 1। आवेश में उपस्थित आवेश सेम ही होगा, Q ही होगा। तो अगर हम यूनिट की बात कर लें तो एक में V गुणे में, तो उधर जाए क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। यानी एक यूनिट में आपको क्या मिल गया, आयतन में उपस्थित आवेश Q/V। इस प्रकार से जैसे हुआ तुरंत हम इसको लिख सकते हैं, रो इक्वल टू Q/V। ठीक ना, अभी क्या हो गया, एक यूनिट की बात कर ली गई है। इस प्रकार से यह जो है फार्मूला डेरिवेट हुआ है। तो यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, रो इक्वल टू Q/V। अब यहाँ इसकी इकाई की बात कर लें, मात्रक की बात कर लें, तो क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब क्यों हो गया, क्योंकि जो है यहाँ पर आयतन की बात किया गया है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी m गुणे m गुणे m, तो क्या हो जाएगा, m का क्यूब हो जाएगा, और आवेश का कूलाम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो देखते हैं एग्जाम्पल में लिखा गया है, r त्रिज्या के ठोस गोले पर, ठीक ना, क्या है, ठोस गोले पर +q आवेश देने पर आयतन आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी रो ज्ञात कीजिए। तो लिखा गया है, आयतन आवेश घनत्व यानी रो इक्वल टू क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल आयतन यानी Q/V होता है। ठीक, तो आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, रो इक्वल टू Q/V होता है। तो Q की जगह यानी आवेश कितना दिया गया है, +q आवेश ही दिया गया है, तो Q की जगह क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक, और आयतन कितना होता है ठोस गोले का, यानी 4/3πr³। तो जो है V की जगह क्या हो जाएगा, 4/3πr³। टोटल आवेश घनत्व की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू Q/4/3πr³।
इसका अगर इकाई की बात कर लें इसकी, ठीक ना, इसकी मात्रक की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। हमने आपको बताया कि मीटर क्यूब क्यों होता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक ना। कुछ अगर त्रुटियां रह गई हो तो भी बताएंगे, ताकि हम आगे से आपको उस कमियों को दूर कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।